हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा दूसरा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। अर्थात मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट किया था जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसी चैप्टर का हमने कल जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें कुछ शेष रह गया था। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट का पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। जो भी बचा हुआ है आज ये पार्ट पूरा खत्म होने वाला, ठीक है। लेकिन उसके पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए आज हम लेट ना करते हुए जो भी इसमें 2-3 हेडिंग्स आपकी बची है उन हेडिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिससे पहला आपका है बीज का महत्व अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, ठीक है। व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ सीड इन अ प्लांट, कह रहा पौधों में बीजों का क्या महत्व होता है ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फलों का क्या महत्व होता है पौधों के जीवन में, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले अगर देखें बीजों का क्या महत्व है तो आप ही बताइए, आप लोग बताएं कि अगर पौधों में सीड ना बने, बीज ना बने, जैसे आम महुआ नीम ये सब पौधों क्या करते हैं सीड बनाते हैं। तो इसी सीड को जब हम जर्मिनेट कराते हैं, लगाते हैं, जमीन में डालते हैं, तभी वो अंकुरण होकर अपने जैसे एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो इसका मतलब अगर सीड ना हो तो नए पौधे का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि बीजों का महत्व है क्या अगली पीढ़ी पैदा करने में, ठीक है। किसमें है? अगली पीढ़ी पैदा करने में, ठीक है। तो और दूसरा महत्व क्या होता है कि जो सीड होते हैं ना बीज, वो क्या होते हैं भ्रूण को अपने अंदर बंद किए होते हैं, ठीक है। बीज के अंदर ही क्या होता है भ्रूण एम्ब्रायो सुरक्षित होता है और साथ में उस भ्रूण को पोषण देने वाला जो भ्रूण पोष पदार्थ होता है वो भी बीज में ही क्या होता है बीजपत्र के रूप में निहित होता है, ठीक है। बीजपत्र क्या होता है ये भी देखिए। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा चने के सीड की बात करें तो कुछ मान लीजिए इसी तरह से होता है। तो इसको जब खोलते हैं तो इसमें दो भाग रहते हैं, ऐसे एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो ये और ये क्या कहलाते हैं बीज पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बीज पत्र कहलाते हैं, ठीक है। इसी बीज पत्र, ठीक है, को भ्रूण पोष, इसी में क्या होता है भ्रूण पोष होता है। भ्रूण पोष का मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला, अर्थात जब इस बीज में जो भ्रूण बंद है जब मिट्टी में जाने के बाद जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा, जामेगा, तो उसे भ्रूण से पोषण की आवश्यकता होती है। तो उस पोषण के लिए भ्रूण पोष इन बीज पत्रों में क्या होता है उपस्थित होता है। जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होगा, जैसे जैसे विकसित होगा वैसे वैसे क्या होता है ये भ्रूण पोषण उसे देता रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, अर्थात आपने समझा होगा कि बीज ना रहे तो नई जनरेशन नहीं आ सकती है, इसलिए पौधों के लिए बीज का बहुत महत्व है। और दूसरा कि पौधे अपने भ्रूण को एक बीज के रूप में ही सुरक्षित रखते हैं जिससे कि बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक क्या होता है ये बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगर लिखना हो आपको 2 लाइन तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पौधों में, ठीक है, जो पौधे होते बेटा पौधों में बीजों का, ठीक है, बीजों का जो महत्व है इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो क्या है बेटा निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ सीड इन आवर प्लांट, ठीक है, लाइफ ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे, जैसे अगर हम तो लिखेंगे पहला महत्व क्या है भ्रूण को संरक्षित करने में, भ्रूण को क्या करने में संरक्षित करने में या सुरक्षित करने में, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरे की बात करें तो लिखेंगे कि नई पीढ़ी या नई पौधे को क्या करने के लिए जन्म देने में, नए पौधों को क्या करने में बेटा जन्म देने में, ठीक है, इसमें भी होता है। तीसरा भ्रूण को पोषण देने, ठीक है, भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूण पोष, भ्रूण पोष अर्थात एंडोस्पर्म कहते हैं, इसे क्या कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं, भ्रूण पोष का निर्माण होना, ठीक है, निर्माण होना, ये भी हो गया।
तो ये कह रहा है आपका पहला बेटा भ्रूण को संरक्षित करने में, यानी पौधों में जो बीजों का महत्व है कि पौधे बीज इसलिए बनाते हैं ताकि उस बीज में अपने भ्रूण को क्या रख सके, सुरक्षित रख सके। और दूसरा, उसी बीज के द्वारा नई पीढ़ी या नए पौधों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और तीसरा, भ्रूण जब जर्मिनेट करता है तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है। यह पोषण के लिए एक भ्रूणपोष पाया जाता है जो बीज में ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और चौथा कि प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में भ्रूण को बचाने में तो कह रहा है सीड का बनना यानी बीज का बनना एक और इंपॉर्टेंस रखता है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उस प्रतिकूल परिस्थिति में ये बीज भ्रूण को क्या करता है, बचाए रखता है। कैसे? जैसे अभी इस समय धान की खेती हो रही है तो इस समय जो गेहूं के सीड है, बीज है, अगर उन्हें क्या कहते हैं कि उसका जो भ्रूण है उस बीज में बंद है तो इस समय खेत में जर्मिनेट कराएंगे अगर उसे, तो वो अंकुरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी का जो मौसम है वो उस गेहूं के मटर के बीज के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। तो खेत में आप डालने को डाल देंगे लेकिन वह बीज उस भ्रूण को इस प्रतिकूल परिस्थिति से उसे बचाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों में भ्रूण को बचाने में भी क्या होता है, पौधों में बीज का महत्व होता है। ठीक है, एक और अगर हम बात करें लास्ट की, ठीक है, तो ये आपका है कि बीजों के द्वारा प्रकीर्णन में, ठीक है, प्रकीर्णन में। अब आप कहेंगे प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब दैट सिंपल यार, इसमें कुछ नहीं करना। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना, किसी चीज का पहुंच जाना प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे किसी पेड़ में मान लीजिए फल लगे हैं और बहुत तेज आंधी तूफान आता है, हवा के माध्यम से वो फल के बीज या फल उड़ करके काफी दूर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद क्या होते हैं, जाम जाते हैं, वहां अंकुरित होकर नए प्लांट बना लेते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात किसी भी बीज या फल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा द्वारा, चिड़िया द्वारा या किसी भी माध्यम से पहुंच जाना प्रकीर्णन कहलाता है। तो कह रहा है कि बीज बनाते हैं तो बीजों के माध्यम से क्या होता है, पौधों की नई जनरेशन का प्रकीर्णन किसी दूसरी जगह पे हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए से कटहल का समय चल रहा है, अभी कटहल के बीज को मान लीजिए आपके यहाँ कटहल है, आपने उठा के अपने किसी रिलेशन में दे दिया तो ये कटहल फल के रूप में सीड को भी लेके चले गए, वहां के खा के फेंक देंगे तो वहां भी उस कटहल के पौधे का जन्म हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम कह सकते हैं कि बीज के माध्यम से पौधों का प्रकीर्णन होता है या बीजों के प्रकीर्णन से नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, बीजों का महत्व होता है। तो ये रहा बीज का महत्व। ठीक है, अब हम देखेंगे फल का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं दूसरी हेडिंग जो हम पढ़ेंगे, पूछता है फल का क्या महत्व होता है, फल बनने का क्या महत्व होता है। तो आज की तो दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे फल का महत्व। ठीक है, प्लांट में फल का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो बीज की तरह फल का भी महत्व है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे आप कि इसके निम्नलिखित महत्व है, निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 की बात करें, अब फल का क्या महत्व होता है। देखिए फल का जो महत्व होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फल बीज को कवर्ड किया होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने आवृत बीजी पौधों में बताया था कि आवृत बीजी मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उसे आवृत बीजी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत बीजी पौधे कहते हैं। तो यह आवरण फल के रूप में होता है। जैसे आम देखा आपने, आम का सीड होता है तो उसके चारों तरफ गूदा या पल्प जैसे गुज्जा कहते हो, वो चारों तरफ कवर्ड रहता है। तो उसका काम क्या है, बीज को अंदर सुरक्षित रखना। वरना अगर ऐसे खुला बीज पेड़ों में लगे तो कहीं ना कहीं चिड़िया या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से वो बीज खराब हो जाएगा, जिससे नई जनरेशन नहीं आएगी। तो फल के रूप में क्या होता है, बीज को कवर्ड किया रहता है, अर्थात बीज को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि फल जो होता है, ठीक है, फल बीजों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक, ये पहला हो गया आपको, फल क्या करता है, बीज को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। और दूसरा, फल का प्रकीर्णन करके, फलों के माध्यम से प्रकीर्णन करके नए नए पौधों को, नई नई जातियों तैयार करने में मदद मिलती है। कैसे, ये भी आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आम का कोई फल हुआ,
आपने उस आम के फल को, कटहल के फल को या जामुन के फल को उठा के अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, उस फल को ले जाएंगे, लेकर खाकर विजिट को फेंक देंगे, तो वहां पे नए पौधे का जन्म होगा। और चूंकि यहां से जहां से ले गए हैं वहां से पौधे का जो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, भौगोलिक स्थिति है, वातावरण कुछ और होगा, और जहां पे ले गए वहां कुछ और रहेगा, तो उस वातावरण के प्रभाव से उस पौधे पर कुछ नई जातियां, कुछ नए लक्षणों का उस पौधे में विकास हो सकता है, जो एक नई जाति के रूप में जानी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी जीवधारी में नए लक्षणों का निर्माण होना, आपने पढ़ा है कि वातावरण का सीधा प्रभाव, अर्थात जिस तरह का वातावरण होता है कोई भी जीव उस वातावरण से सीधा प्रभावित हो जाता है, अर्थात उस वातावरण के अनुसार ही जीवधारी का विकास होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल होता। ठीक है, तो जब हम किसी भी फल को प्रकीर्णित कर देते हैं, किसी दूर के यहाँ भेज देते हैं, तो वहां पे ये फल जाता है, तो फल खाने के बाद जो सीड फेंक देते हैं, उससे जो प्लांट होता है उसकी भौगोलिक स्थिति, वहां की वातावरण अलग होने के कारण वो प्लांट का जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो क्या होता है, कुछ नया हो जाता है, जिससे वो एक नए जात, नए लक्षण के रूप में क्या होती है, बदल जाती है। तो इससे ये भी आपका लाभ है। ठीक है, दूसरा है कि फल का या फल के रूप में बीजों का प्रकीर्णन करने में, ठीक है, बीजों का प्रकीर्णन करने में, ये हो गया। और तीसरे इसका मतलब कह रहा है वही फल के रूप में बीजों का प्रकीर्णन। बीज को प्रकीर्णन का मतलब बीजों का दूर दूर पे फिटक जाना। जैसे आप सपोज करिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या है समझा ही दे रहे हैं, प्रकीर्णन यहाँ भी है और प्रकीर्णन यहाँ भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई वृक्ष है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इसमें ये फल लग गए, इस तरह से इसमें ये फल लग गए, है ना, लग गया। अब क्या हुआ कि हवा, पानी, आंधी बहुत तेज चल रही है, उसके माध्यम से ये फल गिर करके हवा के माध्यम से किसी दूर के स्थान पे चले गए। ठीक है, या किसी चिड़िया ने इसे क्या किया, इस फल को लेकर के अपने चोंच के माध्यम से दूर ले जाकर गिरा दिया, या किसी आपने इस फल को तोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया, तो ये वहां जाने के बाद जब इस फल के सीड्स होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो फल के रूप में प्रकीर्णन करने में, अर्थात जब किसी पौधे में अगर फल नहीं बनेगा तो क्या कोई उसका सीड उठा के ले जाएगा। जैसे आपका कटहल का पेड़ आपके यहाँ है, तो आपने कटहल का फल यानी पूरा कटहल ही उठा के दे दिया, तो आपके रिश्तेदार वगैरह सब लेके चले गए। लेकिन सपोज करिए अगर आप केवल उस कटहल के बीज, कटहल को आपने खुद खा लिया, और खुद खाने के बाद अगर उनको बीज दोगे ले जाने के लिए, तो कोई ले जाएगा भला, नहीं ले जाएगा, तो ये वहीं पे रह जाएंगे, अर्थात इनका प्रकीर्णन नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब इसी के फल के रूप में अगर इसे हम दे देते हैं, तो ये फल के रूप में ले जाकर उसका प्रकीर्णन करने में क्या होती है, मदद मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका क्या, फल का। तो ये दो हो गया। तीसरे की बात करते हैं कि फल के माध्यम से ही जो बीजों को विभिन्न जंतुओं और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में मदद मिलती है। अर्थात जब कोई सीड अगर डायरेक्ट पौधों में लगेगा, फल नहीं बनेगा, तो उससे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एनिमल्स उसको सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब ये बीज फल के अंदर कवर्ड होता है, तो उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं और विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से भी क्या होता है, ये सीड को फल बनाए रखता या संरक्षित रखने का काम करता है गाइस। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, आज के इस टॉपिक में बीजों का महत्व, और दूसरा आपका क्या हो गया बेटा, फल का महत्व, अर्थात व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ सीड इन प्लांट लाइफ एंड व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट इन प्लांट लाइफ, ये दोनों हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग, 2-3 आपको डिफरेंस हो सकता है पेपर में आ जाए, तो डिफरेंस के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे डिफरेंस में आपको पता है भ्रूणकोश में क्या अंतर है, दोनों जैसे एक जैसे लग रहे, भ्रूणकोश एक कोश है, पोष है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत सारा पूछा जाता है। तो हम चलते हैं उसी को बताने के लिए, इसे आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे वैसे टॉपिक तो इस पार्ट का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, पुष्पी पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना था, इसमें जो भी पेपर क्वेश्चन थे या जो भी आपका टॉपिक था, जो भी हेडिंग था, सब आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अब उसी में कुछ डिफरेंस के रूप में भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में भी हम सोचेंगे। ठीक है, तो क्या इस पे पूछेगा, भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश व भ्रूणकोश में अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रायो सैक एंड इंडोस्पर्म में अंतर क्या होता है। ठीक है,
तो दोनों गाइस देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में क्या अंतर होता है। सभी गाइज एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पहला बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भ्रूणकोश होता है वो अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, अर्थात हैप्लॉइड होता है, सिंगल होता है या हैप्लॉइड होता है। और जबकि जो भ्रूणकोश होता है बेटा वो द्विगुणित होता है, अर्थात डिप्लॉइड होता है। ये आपका मेन अंतर है। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि भ्रूणकोश क्या होता है, अगुणित या द्विगुणित होता है? तो अगुणित होता है, जबकि भ्रूणकोश क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, अर्थात एक यन होता है और एक 2 यन होता है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, तो जो भ्रूणकोश होता है वो बीजांड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीजांड में, अर्थात ओव्यूल में। हमने आपको बीजांड की संरचना जब बताया था तो बताया था कि बीजांड क्या होता है? अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी गोलाकार रचना होती है। इसी बीजांड के अंदर अगर बात करें, एक थैली पाई जाती है जिसमें 3 ऊपर और 3 नीचे, 2 मध्य में केंद्रक पाए जाते थे। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगर बीजांड अगर पूरी याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो इस तरह से हमने आपको संरचना बताई थी। ठीक है, इस तरह से इसी के बीच में एक ऐसे थैली थी, यहाँ पे 1 2 3 कोशिकाएं, यहाँ पे भी 1 2 3 कोशिकाएं, यहाँ मध्य में 2। तो ये जो 3 कोशिकाएं ऊपर की थी, ये तीनों, ये आपकी क्या थी? प्रतिमुख कोशिकाएं थी। अगर याद हो तो प्रतिमुख कोशिका थी। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडियल। और ये जो कोशिकाएं थी ये अंड उपकरण था। क्या था? अंड उपकरण था। और इस अंड उपकरण में एक कोशिका ये जो थी ये अंड कोशिका थी। क्या थी? अंड कोशिका। और बाकी 2 सहायक कोशिकाएं थी। तीनों को मिलाकर अंड उपकरण, लेकिन तीनों में एक की बात करें तो अंड कोशिका, बाकी 2 सहायक, और ये ध्रुवीय केंद्रक होते थे। तो वही कह रहा है कि जो भ्रूणकोश होता है बीजांड में पाए जाते हैं। तो ये बीजांड हमने बनाया, तो बीजांड में ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे ब्लैक से लिखते हैं, ये आपका जो दिख रहा होगा ये पूरी थैली, ये संरचना जिसमें अंड उपकरण, प्रतिमुख कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, ये यही आपका पूरा क्या है भैया? भ्रूणकोश है। क्या है? भ्रूणकोश है। ठीक है, तो ये भ्रूणकोश कहाँ पाए जा रहे हैं? बीजांड के अंदर पाए जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जो भ्रूणकोश होता है बेटा ये बीजांड के अंदर पाया जाता है, जबकि यह जो भ्रूणकोश है ये बीज में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीज में पाया जाता है। और इसका काम भी बताए थे कि बीज में केवल 2 ही भाग पाए जाते हैं। सीड में क्या होता है? ध्यान रखिएगा कि बीज में 2 ही भाग पाए जाते हैं। एक भ्रूण पाया जाता है और एक भ्रूण को पोषण देने वाला, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, अर्थात एंडोस्पर्म कहते हैं। यह भ्रूणपोष बीज में ही पाया जाता है, जो भ्रूण को जर्मिनेट करते समय, अंकुरण करते समय पोषण देने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि भ्रूणकोश बीजांड में पाया गया, जबकि भ्रूणपोष कहाँ पाया गया? बीज में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, इसका निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। अर्थात कह रहा है जो भ्रूणकोश होता है इसका निर्माण निषेचन के पहले ही हो जाता है। ठीक है, जबकि आपका ये दूसरा जो है भ्रूणकोश, इसका निर्माण निषेचन के बाद होता है। कब होता है? निषेचन के बाद। हमने आपको द्विनिषेचन पढ़ाया होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, कल या परसों वाले वीडियो में, वहां बताया था कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर के, ठीक है, 2n जाइगोट बनाता है, जिसे सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, या संलयन कहते हैं। अब एक दूसरा नर युग्मक, ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या था? एक दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के क्या करता था? एक 3n त्रिगुणित कोशिका बनाता था। वही 3n त्रिगुणित क्या करता था? बाद में जा करके क्या बनाता था? बताइए, भ्रूणपोष बनाता था। तो वही यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें ये क्लियर हो गया, इसका निर्माण निषेचन से पूर्व होता है और इसका निर्माण निषेचन के बाद होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, इसमें भोजन संचित नहीं होता। इसमें भोजन संचित नहीं होता था। जो भ्रूणकोश होता है, मतलब ये वाला जो है, इसमें किसी प्रकार का फूड सप्लीमेंट नहीं होता है, जबकि जो ये भ्रूणपोष होता है इसमें भोजन संचित होता है। और यह भोजन कब काम आता है? जब बीज का भ्रूण अंकुरण करता है, अर्थात जब किसी बीज को खेत में डाल देते हैं तो वह अंकुरण करने लगता है, तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है। वह पोषण इसी भ्रूणपोष से क्या होता है? मिलता है, भोजन के रूप में। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट, इसका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजांड से होता है। किसका निर्माण? भ्रूणकोश। तो हमने आपको बताया था कि मादा युग्मोद्भिद, अर्थात क्या? मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्रियाशील दीर्घ बीजांड।
ठीक है। क्रियाशील दीर्घबीजाणु क्या है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोश के बताया था कि एक नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पढ़ाते समय बताया जब मादा युग्मोद्भिद का विकास बढ़ा रहे थे तो वहां बताया था। तो इसी क्रियाशील दीर्घबीजाणु से ही क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जबकि भ्रूण कोश का निर्माण अभी मैंने बताया कि द्वि निषेचन में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक अर्थात 2n से मिलकर के 3n बनाता है, वो 3n से प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है, यही बाद में जाकर क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है, अर्थात इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर हो गया। ये भी आपसे क्या होगा, परीक्षा में जरूर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं कि भ्रूण कोश अगुणित होता है, जबकि ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, इसका निर्माण बीजांड में होता है, इसका निर्माण सीड में होता है, बीज में होता है, और इसका निर्माण निषेचन से पूर्व होता है और इसका निर्माण निषेचन के बाद होता है, और इसमें भोजन संचित नहीं होता मगर इसमें भोजन संचित होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसका निर्माण जो होता है क्रियाशील दीर्घबीजाणु से होता है। ठीक है, क्रियाशील दीर्घबीजाणु से होता है, जबकि इसका निर्माण क्या होता है, एक नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के प्राथमिक भ्रूण कोश वाले केंद्रक से होता है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब एक लास्ट हेडिंग जो बच रही इस पार्ट के डिफरेंस के तौर पे ही, जैसे भी आपने भ्रूण कोश और भ्रूण कोश देखा, ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, भ्रूण और बीज में क्या अंतर होता है। ठीक है, एम्ब्रायो और सीड में क्या अंतर होता है, तो ये भी आपका हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब सबसे पहला, ठीक है, तो पहले एक लाइन यहाँ पे आप पेपर में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि इनमें क्या होता है, निम्नलिखित, ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा, निम्नलिखित अंतर होता है। ठीक है, अर्थात देयर आर सो मेनी डिफरेंस फाउंड इन एम्ब्रायो एंड सीड, अर्थात बीज में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। वो अंतर कौन कौन से हैं, नीचे दिया गया है। पहले एक साइड आप पेपर में भ्रूण लिखिएगा और एक साइड बीज लिखिएगा, फिर आप सीरियल नंबर डाल करके इस तरह लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि भ्रूण का जो विकास होता है बेटा, वो निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है अर्थात 2n उससे होता है। हमने आपको कल परसों के वीडियो में बताया भी था कि भ्रूण का विकास 2n से होता है। किसमें बताया था, द्विनिषेचन में, याद होगा, अर्थात n + n = 2n। ये नन क्या है भैया, नर युग्मक है, और ये क्या है आपका मादा युग्मक है। क्या है, मादा युग्मक है। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक जब मिलते हैं क्या बनता है, युग्मनज। यही युग्मनज आगे चलकर क्या बना लेता है भैया, भ्रूण बनाता है। तो वही कह रहा है कि भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद अर्थात नर मादा युग्मक के मिलने के बाद जो युग्मनज बनता है अर्थात 2n, इसी 2n का बाद में कन्वर्जन हो जाता है किसमें, भ्रूण में, अर्थात भ्रूण का निर्माण 2n से होता है, अर्थात युग्मनज से होता है। ठीक है, और बीज की बात की जाए तो बीज का निर्माण निषेचन के बाद किससे होता है, बीजांड से होता है। हमने कल ही वीडियो में बताया था कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जबकि बीज का निर्माण उस फल के, ठीक है, बीज का निर्माण अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है ना, उससे होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने आपको फ्लावर बताया था, याद होगा सभी गाइज को। तो इस तरह से ये ऐसे फूल थे, तो ये आपका भाग क्या था बेटा, अंडाशय था। क्या था, अंडाशय, और इसी के अंदर ऐसी रचनाएं पाई जाती थी जिसे हम बीजांड कहते थे। ये आपका क्या है, बीजांड है। ठीक है, यही जब निषेचन होता था तो ये बीजांड क्या था, बीजांड यही कन्वर्ट हो जाता था किसमें, बीज में, अर्थात सीड के रूप में बदलता था, और जो ये अंडाशय था ये फल के रूप में क्या होता था, बदल जाता। अर्थात फल का निर्माण अंडाशय से होता है और बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। ठीक है, तो भ्रूण का निर्माण युग्मनज से हुआ, मगर बीज का निर्माण किससे हुआ बेटा, बीजांड से होता है, अर्थात वो ब्यूल से होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, भ्रूण बीज का ही अंश होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो भ्रूण होता है वो बीज के अंदर बंद होता है, सीड के अंदर बंद होता है, यानी बीज का एक छोटा सा भाग, पूरा बीज भ्रूण नहीं होता। ठीक है, किसी भी पौधे का पूरा बीज क्या होता है, भ्रूण नहीं होता है, बल्कि उस पूरे सीड में एक छोटा सा अंश होता है, कौन, भ्रूण। तो भ्रूण बीज का क्या है, अंश है, और इसी में क्या रहता है, सुरक्षित रूप से बंद रहता है। मगर जो बीज होता है बेटा, यह भ्रूण का अंश नहीं है। देखिए गजब का उल्टा कह रहा है कि भ्रूण बीज का अंश है, लेकिन बीज भ्रूण का अंश नहीं होता है।
तो भ्रूण का अंश नहीं होता है, यह स्वतंत्र रचना है, अर्थात जो बीज होता है यह अपने आप में एक अलग ही रचना होती है, ठीक है, यह किसी का अंश होता नहीं है। फिर बात करें तीसरे की अगर हम, तो इसमें कह रहा भ्रूण के अंदर कोई रचना नहीं पाई जाती है। जो भ्रूण होता है, बीज के अंदर तो भ्रूण पाया जाता है, लेकिन भ्रूण के अंदर भी देखें तो कोई विशेष प्रकार की कोई रचना नहीं होती, भ्रूण अपने आप में अकेला है, उसमें कोई रचना नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर बीज की बात करें तो बीज में भ्रूण भी होता है और भ्रूण पोष भी होता है, यानी भ्रूण में कोई रचना नहीं, कोई पार्ट नहीं है, लेकिन बीज में जो होता है भ्रूण होता है, भ्रूण पोष व बीजांडकाय आदि पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट और चौथे की बात करते हैं अगर भ्रूण में, कि भ्रूण जो होता है ये बीज से अलग होकर नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी बीज से हम भ्रूण को निकाल कर अगर मिट्टी में जर्मिनेट कराएं तो वो नष्ट हो जाएगा, कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसे जर्मिनेट होने के लिए भ्रूणपोष चाहिए जो बीज में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम अलग से भ्रूण को निकाल दें, जैसे ऐसे समझ लीजिए किसी मादा के अंदर या किसी मान लीजिए एनिमल में ले लीजिए, किसी जानवर या किसी महिला में ले लीजिए, जो भ्रूण बन रहा है, पल रहा है गर्भाशय में, अगर उसे निकाल कर हम कहीं और ग्रो कराएं तो ये संभव नहीं है, भ्रूण नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बना पाएगा। तो वही कह रहा है कि जो भ्रूण होता है वो बीज से अलग होकर के क्या होता है बेटा, नष्ट हो जाता है, अर्थात डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीज में कह रहा है कि जो बीज होते बेटा ये फल से जब अलग हो जाते हैं, बीज कहाँ होता है, फल के अंदर बंद होता है, कवर्ड होता है, तो जब ये बीज फल से निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो अलग होकर क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं, ना कि नष्ट हो जाते हैं भ्रूण की तरफ, ठीक है। तो भ्रूण क्या होता है, अलग होकर नष्ट हो जाता है, लेकिन बीज नष्ट नहीं होता है, बल्कि ये फल से अलग होकर क्या होता है, एक नए पौधे को जन्म देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भ्रूण व बीज में क्या हो गया, अंतर। एक बार फटाफट फिर देख लेते हैं कि इसमें निम्नलिखित अंतर होता है। फटाक से आप पेपर में कॉलम बनाइए, एक तरफ भ्रूण लिखिए, दूसरी तरफ बीज लिखिए, सबका सीरियल नंबर डालिए। पहला है कि इसका विकास निषेचन के बाद होता है, युग्मनज से होता है, मगर इसका भी विकास निषेचन के बाद ही होता है, मगर बीजांड से होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा है भ्रूण बीज का अंश होता है, इसी में सुरक्षित बंद होता है, जबकि जो बीज होता है ये भ्रूण का अंश नहीं होता, ये अपने आप में एक स्वतंत्र रचना है, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट की बात करें, भ्रूण के अंदर कोई रचना नहीं पाई जाती है, बात सही, एक बीज के अंदर तो भ्रूण है, लेकिन भ्रूण के अंदर कोई रचना नहीं होती है, लेकिन बीज के अंदर देखेंगे तो उसमें भ्रूण और भ्रूणकोश जैसी रचनाएं पाई जाती हैं गाइस, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब लास्ट में भ्रूण बीज से अलग होकर नष्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको कहा किसी भी एनिमल का भ्रूण निकाल कर बाहर कर दो तो नष्ट हो जाएगा, वैसे सीड से भी भ्रूण निकाल दो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन बीज को अगर फल से निकाल दो तो ये एक नए पौधे को जन्म देता है, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, तो इससे भी आप नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ तो ठीक है, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। तो अब आपका ये भ्रूण और बीज में अंतर का भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से ये पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है, यानी दूसरा चैप्टर आपका बायोलॉजी में खत्म हो गया। हमने कहा भी था कि आज के इस वीडियो में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होगा, जो कि आपका है मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। अभी आप पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा था, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम मानव में कैसे लैंगिक जनन होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे कैसे, हाँ ठीक है, लैंगिक जनन संपन्न होता है, इन सब बातों को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। और ये जो आपने अभी आज पढ़ा, इसका जो वीडियो था, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो के लिंक के अपने ग्रुप में जरूर डिस्कस करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई ऊर्जा, एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।